Hello everyone. Today we will continue with the chapter that is how does organism reproduce, and in that topic we will study about sexual reproduction in human beings. So first of all, let us see a little bit of the whole procedure in a video. तो इस वीडियो में हम पूरे प्रोसीजर को शॉर्ट में देखेंगे. तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पर हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस दे आर हेयर फॉर रिप्रोडक्शन सो दैट दे कैन मेंटेन देयर स्पीसीज ऑन अर्थ. तो सभी ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट गोल जो है वो अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर लाना है. अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो फीमेल एग होता है जब स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है तो फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं ये ओवरी है, ओवरी में ओवा बनता है और ओवा बनने के बाद इन फिंगर लाइक पोजीशन के थ्रू ओवा जब बन जाता है तो ओवा बनने के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू जिसको हम इन्फेंडुबुलम बोलते हैं तो ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और फेलोपियन ट्यूब में जब ओवा एंटर करता है तो अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो उसको मूव करने में मदद करती है क्योंकि ओवरी नीचे की तरफ प्रेजेंट है और ओवा जैसे ही निकलेगा तो उसको ऊपर की तरफ फेलोपियन ट्यूब में लेके जाना होता है. तो ऊपर की तरफ कौन लेके जाने में मदद करता है? सीलिया मदद करता है. तो इसलिए हम जानते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब की जो इनर वॉल होती है वो सीलिएटेड होती है, उसमें सीलियरी एपिथेलियम होती है. तो यहाँ पर हम देखें ये जो ओवा है जब ये ओवा रिलीज होगा तो ओवा रिलीज होने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा है और यहाँ से ये एग जैसे ही रिलीज होगा फीमेल गैमेट इन सीलिया की मदद से फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा और फेलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद ये एक जंक्शन है. किसका जंक्शन है? फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, वहां पर जाकर ये रुक जाएगा और जिस समय वहां पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है अगर वहां स्पर्म क्वाइटस के थ्रू फिजिकल रिलेशन के थ्रू अगर वहां स्पर्म पहुंच जाता है तो स्पर्म फिर फर्टिलाइजेशन होगा. हियर वी कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एक्चुअली ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है दीज आर द स्पर्म. एक सिंगल इजैकुएशन में अबाउट 100 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज एट अ टाइम. तो इतने सारे स्पर्म जो है वो एक साथ मूव करते हैं और मूव करने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? एग को फर्टिलाइज करते हैं. अब यहाँ पर हम देखें तो ये ओवरी है. ओवरी के जो मदर सेल्स हैं जिससे कि गैमेट बनेगा वो डिप्लॉयड होता है. तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान दे सकते हैं कि जो ओवरी के अंदर जो मदर सेल है जिससे कि क्या बनेगा? एग बनेगा, वो डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड होने के बाद उसमें होती है मियोसिस. क्या होती है? मियोसिस. मियोसिस जो है वो एक सेल डिवीजन का मेथड है बट इसमें खास बात ये है कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन कहलाती है. रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देगा. तो इस तरह से क्या होगा कि ओवरी में जो मदर सेल था वो डिप्लॉयड था, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था? 46. जैसे ही उसमें मियोसिस होगी जो कि रिडक्शन डिवीजन है वो गैमेट्स को क्या कर देगी? गैमेट्स का नंबर हाफ कर देगी. तो इस तरह से जो एग बनेगा वो डिप्लॉयड ना होकर हैप्लॉयड बनेगा, यानी कि उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23. सेम वे जो टेस्टिकल्स हैं उसके अंदर भी जो मदर सेल होती है, गैमेट को बनाने वाला जो मदर सेल है वो मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46. पर जैसे ही उसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगी वो उसके नंबर को, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको हाफ कर देगी और ये जो गैमेट्स हैं यानी एग और स्पर्म जो गैमेट हैं इसमें नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पर भी नंबर कितना हो गया? हाफ हो गया, यानी कि हैप्लॉयड हो गया. तो अब ये 23 क्रोमोसोम जब ये मिलेंगे और सबसे पहला सेल बनेगा तो जो मेन हमारे सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है दैट विल बी मेंटेन्ड. ठीक है, तो 23 यहाँ पर जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 46. क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं. देयर नंबर शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, अदरवाइज दिस विल बी अ डिसऑर्डर. तो इस तरह से जो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ बेटा?
फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट में क्लीवेज होगा, मतलब कि एक सेल से दो सेल्स बनेंगे और इस तरह से ये क्लीवेज होकर ये जो नंबर है यहाँ पर हम देखें, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है, तो स्पर्म एंड ओवा कहाँ पर मिलते हैं, तो स्पर्म एंड ओवा फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फेलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद ये जो स्पर्म एंड ओवा है ये आप जब फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो जो सबसे पहला सेल बनता है उसका नाम होता है जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट जो है वो एक सेल से डबल, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 32 यानी 32 स्टेज में आ जाता है। तो दिस बिकम्स अ मास ऑफ सेल, तो एक बॉल बन जाती है सेल्स की, अनडिफरेंशिएटेड सेल की, इनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। मतलब कि अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा सेल आगे जाकर क्या बनाएगा, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास होता है और ये जो बॉल है, नाउ दिस मास ऑफ सेल will move towards the uterus। अब ये नीचे की तरफ आएगा और यूट्रस में जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर फर्दर जो है उस एम्ब्रियो का, फीटस का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो इस तरह से नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, ये जो शुरू में बन रहा है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अबाउट 1 से 1.5 महीना जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो इस तरह से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर शुरू हो जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस की सबसे इनर लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम, उससे अटैच होकर इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो गेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कितना होता है, 9 मंथ्स, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द डेवलपिंग फीटस इनसाइड द मदर वूम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मदर वूम है और मदर वूम में बेबी की जो पोजीशन है, उस फीटस की जो पोजीशन है उसमें हेड नीचे की तरफ होता है। नाउ 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इसमें 2 तरह के इंडिविजुअल कौन कौन से हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गो थ्रू मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम मैच्योर होते हैं तो सबसे पहले हमारी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन एक एज आने के बाद, प्यूबर्टी की एज आने के बाद फिर हमारी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है और हमें मैचुरेशन शुरू हो जाता है। तो मैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि नाउ आवर बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। सो सेम वे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में मैचुरेशन शुरू हो गया है, तो उसके लिए आपकी बॉडी में बाहर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखते हैं और जब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखते हैं इसका मतलब ये हुआ नाउ योर बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, नाउ योर बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर इज गेटिंग मैच्योर्ड। तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। In puberty, body of school age child turns into an adult। तो प्यूबर्टी के बाद जो एक चाइल्ड है वो एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आता है कि क्या ह्यूमन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज और मेल। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या आते हैं, तो वो उनकी पहचान क्या है, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर्स। तो बॉयज में क्या हो जाता है, बियर्ड आना, मुस्टैचेस आना, मतलब दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है। आर्म पेट, ग्रोइन एरियाज, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हेयर्स आने, तो बॉडी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं और साथ में फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। इनकी जो है वॉइस हार्श हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाती है, पिच कम हो जाती है, आवाज मोटी हो जाती है बॉयज के केस में। फिर इंक्रीज स्टेचर, देन इनका जो बॉडी है, मसल मास जो है, बॉडी स्टिफ होने लगती है, मसल मास जो है वो बढ़ने लगता है। एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये जो शोल्डर एरिया है, ये जो जिसको पेक्टोरियल ग्रिडल हम कहते हैं, तो पेक्टोरियल ग्रिडल जो है वो ब्रॉड हो जाता है जिसकी वजह से इनका स्ट्रेचर बनता है और जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडनिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बॉयज के केस में क्या ब्रॉड होता है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं। देन इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, और अब जो है ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है और साथ में स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। और यही हम जानते हैं कि दिस इज द रीजन, द सिक्रीशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स जो आपके फेस पे होते हैं, तो उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर स्किन तो इस समय हमें पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। नाउ ह्यूमन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अगर हम फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है।
देन बॉडी हेयर सेम जैसे बॉयज को आ रहे थे तो इनको भी ग्रॉइन एरियाज और आर्मपिट जो होता है वहां पर बॉडी हेयर्स आने लगते हैं। ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ थाई मसल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फीमेल्स हैं उनमें शोल्डर एरिया नहीं बढ़ता है, फीमेल में जो हिप एरिया है मतलब कि जो पैल्विक एरिया है वहां पर थाई मसल्स बढ़ने लगते हैं और पैल्विक एरिया इंक्रीज होने लगता है। तो फीमेल्स के केस में वाइडनिंग ऑफ हिप्स होता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इन फ्यूचर दे हैव टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तो दैट्स वाई वाइडनिंग ऑफ हिप हो जाता है। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये सेम गर्ल्स में भी होता है कि जो ऑयल ग्लैंड्स है उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है और सेबेसियस ग्लैंड्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई इस समय पिंपल्स की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, और ये जो बदलाव है वो कोई एक दिन में नहीं आता है, ये बदलाव कई सालों में धीरे धीरे आता है, कई बार एक ही साल में कई मंथ्स में धीरे धीरे आता है, और सभी में ये जो चेंजेस हैं उसका टाइम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में अगर 12 साल में शुरू हुआ तो आप में भी 12 साल में ही शुरू हो जाएगा। प्यूबर्टी की जो एज है देयर इज नॉट अ फिक्स्ड डिफाइंड ईयर फॉर इट, तो वो अलग अलग टाइम पे सब में प्यूबर्टी की एज आती है। सच चेंजेस डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन और डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, तो इसके लिए कोई एक फिक्स एज नहीं है। 12 से 14 साल के बीच में नॉर्मली प्यूबर्टी की एज जो है वो स्टार्ट होती है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये जो बदलाव हमारे शरीर में आ रहे हैं ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी जो है नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब वो मैच्योर हो रही है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज द बॉडी शो दीज कैरेक्टर्स, क्या जरूरत है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है इसके साथ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं एंड आर फीलिंग्स फॉर द अपोजिट सेक्स इट इंक्रीजेस, तो एक अट्रैक्शन जो है, एक नॉर्मल अट्रैक्शन जो है बॉयज एंड गर्ल्स में ये शुरू हो जाता है, तो वो हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है। द डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और जब आपकी बॉडी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरेशन के बाद क्या आएगा, अब आपके बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन शुरू होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन शुरू होगा मतलब कि मेल में क्या शुरू हो जाएगा, स्पर्म्स का बनना शुरू हो जाएगा, और फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल में जो ओवा वो लेकर आई थी बर्थ के साथ उन ओवा का मैच्योरेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉयज के केस में या मेल के केस में स्पर्म्स फर्स्ट टाइम बनते हैं प्यूबर्टी के बाद, लेकिन फीमेल्स जब बर्थ लेती हैं तो उनमें ऑलरेडी एग का नंबर फिक्स्ड होता है, मतलब वो प्राइमरी स्टेज में बन चुका होता है। तो वो एग जो प्राइमरी स्टेज में बन चुके थे अब वो अपनी सेकेंडरी स्टेज में आते हैं, कब, जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी की एज आ जाती है। While the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving the growth. तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है अब वो किस तरफ लग गई है, रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो किस तरफ पूरा का पूरा बॉडी वर्क कर रहा है, आपकी बॉडी को मैच्योर करने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए, और यही कारण है कि इस समय आपकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है या रुक जाती है। While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. तो इस समय जो है फाइन, तो अभी आपके गैमेट फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो इसी समय होता है। नाउ फाइन, आफ्टर दिस अभी हमने एक पूरा एक शॉर्ट में पढ़ लिया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So, male reproductive system consists of mainly the external part, then the glands, and the next one which is there is the internal duct area. So, let us study about the male reproductive system. The human male reproductive system consists of pair of testes and then so it has got testes. Testes जो है उसमें दो testicles हैं which are located inside testicles are located inside the scrotum. Now यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि why the testicles are located outside the body? Why are they located in the scrotum?
तो ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में भी आता है, एंड इवन यू शुड नो कि ऐसा क्यों हो रहा है. व्हाई द स्क्रोटम इज प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो स्क्रोटम जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लोकेटेड है? उसका रीजन क्या है कि स्क्रोटम में क्या है? टेस्टिकल्स हैं. तो अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स आर देयर, एंड टेस्टिकल्स के अंदर क्या बनना है बेटा? टेस्टिकल्स के अंदर बनना है, टेस्टिकल्स के दो इंपॉर्टेंट काम है. तो जो टेस्टिस है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहला काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, और दूसरा काम क्या है? मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बनाना. तो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? स्पर्म बनाने के लिए. तो टेस्टोस्टेरोन तो इसमें बन जाता है, लेकिन जो स्पर्म है वो आपकी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब 37 डिग्री 36 डिग्री जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, उस पर स्पर्म नहीं बन सकते. स्पर्म को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए. तो दैट्स व्हाई स्क्रोटम इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी. तो स्क्रोटम में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. देन इसमें अगर हम देखें तो व्हाट आर द नेक्स्ट पार्ट्स? सो हियर वी कैन सी दीज आर द 2 टेस्टिकल्स. यहाँ पर 2 टेस्टिकल्स हैं, और टेस्टिकल्स का जो साइज है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है. इट कैन वेरी अ लिटिल बिट इन डिफरेंट मैन, और इसका जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर्स हो सकता है. देन अब हम देखें, अगर हम इसका एक सेक्शन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो उस सेक्शन में हम देखेंगे कि इसमें लोब्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्स बोला जाता है. तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं इनके अंदर एक ट्यूब्यूल्स होती हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स एंड कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो ये जो पूरा कॉइल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. उसके बाद पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम शुरू होता है. तो मेल में इसके बाद क्या है? पूरा डक्ट सिस्टम है. तो ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको रेटेटेस्टिस बोलते हैं, जो आगे जाके एक और डक्ट वाला स्ट्रक्चर बनाती है जिसको वासा एफरेंशिया कहते हैं, और जो आगे की तरफ मूव करके एपिडाइडमिस बनाती है, और फाइनली जहां से स्पर्म रिलीज होगा वो बनता है वास डेफरेंस. तो वास डेफरेंस जो है वो फाइनली आगे जाके इजैक्यूलेटरी डक्ट से मिल जाता है. जहां पर टेस्टिस बाहर की तरफ जुड़ती हैं उस एरिया को हाइलम बोलते हैं. रेटेटेस्टिस के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये हाईली कंडेंस्ड डक्ट्स हैं, और यहाँ पर स्पर्म जो है ये वाला जो एरिया है यानी कि वास एफरेंशिया वाला जो एरिया है, वास एफरेंशिया में जो स्पर्म्स बने हैं, जो मैच्योर स्पर्म्स कहां पर बने हैं? स्पर्म बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो कहां पर आके स्टोर हो जाते हैं? वासा या वास एफरेंशिया में. वास एफरेंशिया में मैच्योर स्पर्म स्टोर रहते हैं, और यहाँ पर उनको न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलता रहता है क्योंकि वो लिविंग सेल्स हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, वास एफरेंशिया में कुछ टाइम के लिए जो मैच्योर स्पर्म है जब तक वो इजैक्युलेट नहीं हो जाते वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद ये एपिडाइडमिस से होते हुए, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस. तो एपिडाइडमिस से होते हुए ये बाहर की तरफ यानी कि वासा एफरेंशिया से बाहर की तरफ निकलेंगे. नाउ अगेन ये जो एपिडाइडमिस वाला एरिया है यहाँ पर भी मैच्योर स्पर्म्स जो है स्टोर हो सकते हैं, और जो बाहर आपका एरिया यानी वास एफरेंशिया वाला एरिया है वहां पर भी कुछ टाइम के लिए जो स्पर्म्स हैं स्टोर हो सकते हैं. सो बेसिकली एपिडाइडमिस वाला जो एरिया है वहां पर स्पर्म्स जो है स्टोर होते हैं. नाउ यहाँ से जो वास एफरेंशिया है, इस वास एफरेंशिया से, सो वी कैन सी फ्रॉम इनसाइड, जब इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है तो वास एफरेंशिया से होते हुए जो स्पर्म्स हैं, फाइन, सो अगेन दिस इज द टेस्टिकल्स दे आर शोइंग, यहां से होते हुए वास एफरेंशिया से होते हुए स्पर्म्स, सो दिस इज होल अ डक्ट सिस्टम है ना, पूरा डक्ट सिस्टम है. यहाँ पर एक एरिया आता है विच इज कॉल्ड एज एम्पुला, दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज एम्पुला, ठीक है. और यहाँ पर आता है सेमाइनल वेसिकल्स. सो सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं दिस इज वन ऑफ द ग्लैंड विच स्टोर्स और सीक्रेट्स द सेमाइनल फ्लूइड. तो सेमाइनल फ्लूइड जो है उसी के साथ ही स्पर्म जो है बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं. तो सेमाइनल वेसिकल जो है वो क्या सीक्रेट करती है? सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसमें कि स्पर्म फ्लोट करके बॉडी से बाहर इजैक्यूलेट होते हैं. तो इस तरह से जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं वो अपना सीक्रेशन कहाँ पर ऐड कर देंगी? वो जो डक्ट स्पर्म को लेकर आ रही थी वो एम्पुला के बाद एक ओपनिंग से सेमाइनल वेसिकल वहां पे ओपन होती है और अपना सीक्रेशन वहां पोर कर देती है. तो इस तरह से
जो अब वो जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन मिलने के बाद फिर वो जाकर आगे किससे कंबाइन हो जाएगा, इजैक्युएटरी डक्ट से। तो इजैक्युएटरी डक्ट जो है, यहाँ पर एक और ग्लैंड इन्होंने नाम बताया हुआ है, वी हैव टू स्टडी दिस आल्सो, प्रोस्टेट ग्लैंड। So we have to study about the secretion of the prostate gland also. तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, जो मूविंग स्पर्म है उनको। तो इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी अपना सिक्रीशन पोर कर देगा और सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो भी अपना सिक्रीशन जो है वो पोर कर देंगी। और फाइनली इन सब को यानी स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सब कुछ मिलते हुए इजैक्युएटरी डक्ट और साथ में यूरेथ्रा की जो डक्ट है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगी। और दोनों को कंबाइन होने के बाद जो आपका इजैक्युएटरी डक्ट था और जो यूरेथ्रा था, ये दोनों एक कॉमन इजैक्युएटरी डक्ट बनाएंगी। और कॉमन इजैक्युएटरी डक्ट जो है वहां से वो पेनिस के थ्रू इजैक्युएशन होगा। सो फाइनली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर द रिलीज ऑफ द स्पर्म्स and for urination there is a single common duct available in case of males. तो मेल्स के केस में एक सिंगल डक्ट ही होती है जिसके थ्रू वो स्पर्म्स को भी रिलीज कर सकते हैं और जिसके थ्रू वो यूरिनेशन या यूरिन को भी रिलीज कर सकते हैं। सो दिस इज अ कॉमन डक्ट, एक कॉमन सिंगल डक्ट होती है मेल्स में, जबकि फीमेल्स में दोनों प्रोसेस के लिए दो डिफरेंट डक्ट्स या दो डिफरेंट ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। नाउ फंक्शन ऑफ टेस्टिस अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और साथ में क्या करता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है बेटा, नेम द कैविटी वेयर टेस्टिस आर फाउंड। तो टेस्टिस कहां पर मिलते हैं वो आपको बताना है। तो अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, द आंसर इज स्क्रॉटम। तो किस सैक में टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, स्क्रॉटम में होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्पर्म। तो स्पर्म जो है एक बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है और मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि सिंगल इजैक्युएशन में अबाउट 100 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड एट अ टाइम। तो बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो एक साथ रिलीज होते हैं सिंगल इजैक्युएशन में। स्पर्म्स आर स्मॉल बॉडीज विच कंसिस्ट ऑफ मेनली, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म में, एक हिस्सा होता है हेड, एक होता है बॉडी और सबसे लंबा हिस्सा होता है इसका टेल। तो अगर हम बात करें कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस हिस्से की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो हेड वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम, जो किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। तो एक्रोजोम क्या करता है कि जो जब ये स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करने जाता है तो एक्रोजोम क्या करता है, उस एक्रोजोम की मदद से वो ओवा को ब्रेक कर पाता है, उसकी जो आउटर वॉल है उसको तोड़ पाता है। ठीक है, तो इसमें होते हैं एंजाइम्स, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, उसकी आउटर वॉल को तोड़ने में मदद करते हैं। और फिर इसके बाद जो बॉडी वाला हिस्सा है, इस बॉडी वाले हिस्से में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप देखिए इसको कितना लंबा सफर करके आना है, मतलब कि इसको टेस्टिस से शुरू होना है मूव करना, और टेस्टिस के बाद रेटेटेस्टिस, फिर उसके बाद आता है एपिडाइडेमिस, फिर एपिडाइडेमिस के बाद वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया के बाद फिर वो एक कॉमन इजैक्युएटरी डक्ट से होते हुए फिर फीमेल डक्ट में एंटर करेगा और कहाँ पहुंचेगा, ये फैलोपियन ट्यूब में। तो इतना लंबा सफर करने के लिए इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए और इसीलिए अपने साथ क्या कैरी करता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ में हेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए ये आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए लेके आ रहा है। तो इसका मेन मकसद क्या है, वो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए अपने हेड में लेके आ रहा है उसको कहां पर देना है, उसको इसको कहां ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर करना है उसको फीमेल में ओवा के अंदर। तो जो ओवा है जब ये फर्टिलाइज करेगा तो अपना जो डीएनए ये हेड में लेकर आया है उसको कहां ट्रांसफर कर देगा, ओवा के अंदर। एंड इस तरह से मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है मेल एंड फीमेल का। नाउ जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अब हम पूरा रास्ता अगर देखें तो जो ये लोब्यूल्स थे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, इससे होता हुआ यहाँ से ये स्पर्म पूरा डक्ट्स जो ट्यूब्स हैं वहां से होता हुआ कॉमन इजैक्युएटरी डक्ट से आगे की तरफ रिलीज होगा। तो ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, फिर रेटेटेस्टिस से अगला क्या आएगा, वास एफ्रेंशिया,
वास एफ्रेंशिया से कहाँ जाएगा? एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द होल ट्यूब पार्ट ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ट्यूबुलर वाला हिस्सा क्या है? ये है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम फ्लो चार्ट में ड्रॉ करके आप रख सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेटे टेस्टिस, देन वास एफ्रेंशिया, देन एपिडाइडेमिस, और फिर उसके बाद क्या आता है? वास डिफरेंस। तो इस तरह से फिर आता है वास डिफरेंस के बाद इजैक्यूएटरी डक्ट, और इजैक्यूएटरी डक्ट के बाद फिर एक कॉमन पैसेज आ जाता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या है? रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूएटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम में के थ्रू ये जो है वो फाइनली स्पर्म्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के सेल्स के बारे में इन्होंने बताया है कि जो टेस्टिकुलर लोब्स है वहां पे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है और लेडिक सेल्स है। तो ये ध्यान रखना है बच्चे कि जो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स है इनका क्या काम है। तो यहाँ पर ये सेल्स का नाम आपको याद करना है कि लेडिक सेल्स जो है वो क्या सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन, द मेल हार्मोन, जिसके कारण मेल में सारे मेल वाले जो करेक्टर्स हैं, मेल वाला जो नेचर है, बिहेवियर है, ये सारा का सारा किसकी वजह से है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या बनाएंगी? वो मैंने आपको बताया कि वो स्पर्म बनाएंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हमने जो पढ़ा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, अब हम फीमेल पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अक्सर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो यू हैव टू लर्न द बेसिक डायग्राम। नाउ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें आता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, देन अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द आउटरमोस्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो ये जो ओवरीज हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज इन्होंने बताया, तो दिस इज द ओवरीज। ठीक है, ये एक लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं। फाइन, ये यहां पर इस तरह से ओवा फॉर्मेशन होता है। तो ओवम जो है वो अलग अलग स्टेज में फॉर्म होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन फाइनली जो है जब वो ग्रो कर जाता है तो फिर वो ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू, जो सबसे फाइनल ओवा होता है टर्चरी स्टेज का, वो ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू बाहर रिलीज होता है, और जो पीछे छूट जाता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स यू विल स्टडी इन वेरी डिटेल इन 12th क्लास। ठीक है, ओके। सो ये ओविडक्ट जो इन्होंने दिया हुआ है, फाइन, सो ये ओविडक्ट जो दिया हुआ है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, और जो बीच में बना हुआ है दिस इज यूटेरस। फाइन, सो ओवरीज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब जो है उसको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज isthmus। ठीक है, तो इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। अब इन्फेंडिबुलम की अगर हम बात करें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसको, यहां से देखो ओवा निकला, और ओवा रिलीज होने के बाद कहां पहुंच जाता है? जो इन्फेंडिबुलम और एम्पुला का जंक्शन है वहां पर पहुंच जाता है। तो ये ओवा यहां पर पहुंच गया, और स्पर्म जो है जब यहां पर फेलोपियन ट्यूब के इस एरिया तक पहुंच जाता है, इस जंक्शन तक पहुंच जाता है, तब वो ओवा को फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यूट्रस में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जब वो मास बन जाता है सेल्स का, तो कहां आ जाता है? फिर यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, अब हम अगर यूट्रस की स्टडी करें तो सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो सबसे बाहरी वाली जो है वो पेरीमेट्रियम है, बीच वाली मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम है। इसमें जो मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम तो प्रोटेक्शन के लिए है, जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। जिस समय बर्थ होता है फीटस का या चाइल्ड का, जिस समय बर्थ होता है तो बर्थ होते समय मायोमेट्रियम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो बेबी है वो नीचे की तरफ पुश होता है। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है बच्चे जहां पर वो फीटस आकर अटैच होगा।
तो आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में सुना होगा कि फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है, क्यों होती है, क्यों ब्लीडिंग जरूरी है? तो क्या होता है कि हर बार जब भी ओवा निकलता है, तो प्यूबर्टी की एज के बाद ओवा निकलना शुरू हो जाता है, तो ओवा निकल के कहाँ आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में ओवा आ गया, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा? एंडोमेट्रियम में जाकर उस जाइगोट को अटैच होना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम अपनी तैयारी शुरू कर देती है और वहां पर ब्लड वेसल्स की थिकनिंग हो जाती है। वो एंडोमेट्रियम वाली जो लाइन है अंदर वाली, वो मोटी हो जाती है। पर हुआ क्या, 12-13 साल की लड़की है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवा जो है, अब ओवा को बॉडी से निकालना है। तो ओवा तो बॉडी से निकलेगा, साथ में जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो मोटी हो गई थी यूट्रस की, उसकी भी अब जरूरत नहीं है। तो जब उसकी जरूरत नहीं है तो उस लेयर को भी स्लॉग ऑफ करके निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ओवा के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग और मेंसेस, and that is called as menstruation cycle। ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। फाइन। सो इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आता है एंडोमेट्रियम, सबसे इनर लाइनिंग मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर देखिए बहुत हाईली थिक ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, म्यूकस है, ब्लड वेसल्स हैं इसमें, और ये लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सो दैट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कैन टेक प्लेस। तो ये वाला जो पूरा है पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम फैलता है ताकि जो बेबी है वो नीचे की तरफ पुश हो सके। फिर इसमें ये एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल का, दैट इज कॉल्ड एज वजाइना, एंड ये सर्विक्स जो है इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। यहीं से सर्विक्स वाला जो एरिया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी वहीं से होगा और इट अलाउज द बेबी टू पास थ्रू इट। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सपोज अगर क्वाइटस होता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनती है, इंटरकोर्स होता है, तो जो स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे? ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, और ओवा को फर्टिलाइज करने के बाद ओके, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। ओके, तो अगर ओवा को फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो जाइगोट बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर मेंसेस होगा और जो एंडोमेट्रियम है वो क्लीन हो जाएगी। सो दिस इज द आउटर पार्ट, देयर आर सम एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया दिया हुआ है, तो ये फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो दिया हुआ है। इसमें एक आपको नाम याद रखना है, एक हाइमन के बारे में भी आई वुड लाइक टू टेल यू। क्लिटोरिस जो है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। और हाइमन जो है, जहां से मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है, उस अपर्चर में, उस ओपनिंग में एक कवरिंग होती है जिसको हम हाइमन बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंटरकोर्स और क्वाइटस हाइमन जो है वो ब्रेक हो जाता है। बट हाइमन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स के थ्रू ही ब्रेक हो, देयर आर चांसेस किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग अगर होता है, साइकिलिंग के समय या फिजिकल एक्सरसाइज के समय भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो हाइमन ब्रेक को आप सिर्फ एक ही चीज से नहीं जोड़ सकते हैं। फाइन, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अभी हमने पढ़ा, इन्होंने बताया कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, क्लिटोरिस जो है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरी रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये नाम हम याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो दो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं किसके थ्रू? ओवरीज के थ्रू। तो ओवरी दो हार्मोन बनाता है फीमेल, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। फाइन, ओके। सो इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन हार्मोन्स बनाता है? तो ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। फाइन, नाउ दिस टॉपिक placentation and human reproductive health, this we will cover in the next lecture. Thank you.